दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास खुद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। अर्थात यदि दो शब्द पास पास रखे जाएं और उनसे किसी नए सार्थक शब्द का निर्माण हो तो उसे समास कहते हैं। समास विधि से बने हुए नए शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और समस्त पद या सामासिक पद का विस्तृत रूप समास विग्रह कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एक शब्द है राजमहल। इसमें राज पूर्व पद है, महल उत्तर पद है और इसका समास विग्रह राजा का महल होगा। लेकिन राजा का महल को यदि राजमहल लिख दें तो यह समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। समास के कुल 6 भेद या प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास एवं बहुव्रीहि समास। आइए इनको हम एक एक करके देख लेते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। और पहला समास जो हम पढ़ेंगे वह है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या फिर एवं लगे द्वंद्व समास कहलाता है। इसकी ट्रिक है, इसके दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों शब्द या पद एक दूसरे के उल्टे या फिर पूरक होंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, राजा रंक, दिन रात, आगा पीछा। ये सारे शब्द में दोनों पद प्रमुख हैं और एक पद दूसरे पद के विपरीत है, उल्टा है। दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो बीच में और या फिर एवं आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माता पिता, भाई बहन, गंगा यमुना, आचार विचार, आयात निर्यात, देश विदेश, ये सारे शब्द एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें भी योजन चिन्ह हटाने पर और या फिर एवं आएगा। ठीक इसी प्रकार देवासुर, देव असुर एक दूसरे के उल्टे, धर्माधर्म, धर्म अधर्म एक दूसरे के उल्टे, लाभालाभ, लाभ अलाभ एक दूसरे के उल्टे, पाप, पाप अपाप एक दूसरे के उल्टे। ये शब्द भी द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। अगला समास हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय एवं प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होगा और उपसर्ग होगा या फिर जहां एक ही शब्द 2 बार आए यह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथा शक्ति, यथा उपसर्ग एवं अव्यय है और शक्ति एक शब्द है तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार दिनों दिन, दिन दिन ये भी अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, आजीवन, आमरण, आजन्म, भर पेट, भर शक, भर दिन, बेखौफ, बेगैरत, बेलगाम, अनुरूप, अनुगमन, अनुसार, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथासंभव, दिनों दिन, रातों रात, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, सहर्ष, ये सारे शब्द अव्ययी भाव समास हैं। यदि एग्जाम में प्रति, आ, भर, बे, अनु और यथा से कोई भी शब्द शुरू होता है तो आप उसे अव्ययी भाव समास मानेंगे। और यदि एक ही शब्द 2 बार आता है जैसे बार बार, धीरे धीरे या फिर दिनों दिन, रातों रात इत्यादि शब्द आते हैं तो आप उसे भी अव्ययी भाव समास ही मानेंगे। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि इसका पहला शब्द या पहला पद
संख्यावाचक ही होगा। जैसे तिराहा 3 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह इत्यादि। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। इसी प्रकार सप्तऋषि, त्रिलोक, त्रिवेणी, चौपाया, पंचतंत्र, पंचामृत, खटकोण, पंच प्रधान, नवग्रह, चतुर्भुज इत्यादि। लेकिन दशानन, पंचाली, त्रिभुवन, त्रिपुरारी, पंचानन इनके भी पहले पद संख्यावाचक हैं, लेकिन ये बहुब्रीहि समास होते हैं। बहुब्रीहि समास क्या है? अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास न हो और द्विगु समास हो तब आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारे शब्द बहुब्रीहि समास ही होते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बतलाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें ट्रिक यह है कि दूसरा पद प्रधान होगा तथा पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाएगा, परंतु कहीं कहीं पर एक पद दूसरे पद की उपमा के लिए प्रयुक्त किया गया होगा। इसे उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे महापुरुष, पुरुष कैसे हैं? महान है। सुविचार, विचार कैसा है? सु है, अच्छा है। अर्थात यदि किसी शब्द में कैसा लगा के प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर निकल के आए तो उसे हम कर्मधारय समास की श्रेणी में रख सकते हैं। लाल मणि, मणि कैसी है? लाल है। नील गाय, परमानंद, पीताम्बर, महात्मा, बड़भागी, नीलकमल, छुट भैया, नेता। नेता कैसे हैं? छुट भैया हैं, छोटे मोटे हैं। लाल पीला, वह क्रोध से लाल पीले हो गए हैं। क्रोध से कैसे हुए हैं? लाल पीला। तो ये शब्द भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। अधपका। इसी प्रकार कमल नयन, नयन कैसा है? कमल के समान है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। कनक लता, लता कैसी है? कनक अर्थात सोने के समान है। तो ये शब्द भी कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है या फिर उसकी उपमा दी गई होती है। लेकिन महादेव, कैसे देव? महान देव। नीलकंठ, लंबोदर, ये शब्द बहुब्रीहि समास हैं। कैसे? महादेव, इनका अर्थ निकल के आता है शिव, भगवान शंकर। नीलकंठ, ये भी भगवान शंकर को कहा जाता है। लंबोदर, ये भगवान गणेश को कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं है, कोई अन्य पद प्रधान है, अतः यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चलिए लगे हाथों बहुब्रीहि समास भी देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों ही पद गौण हों अर्थात प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसकी ट्रिक यही होती है कि दोनों पद प्रधान न होके कोई अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे महादेव और महान देव अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 सिर हों जिसके अर्थात रावण। पंचाली अर्थात द्रौपदी। त्रिभुवन अर्थात शिव। त्रिपुरारी अर्थात शिव। पंचानन अर्थात हनुमान। गिरिधर अर्थात कृष्ण, गिरि को धारण करने वाला। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात कृष्ण। त्रिनेत्र अर्थात शिव। इन सारे उदाहरणों में प्रथम और द्वितीय पद गौण हैं और किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है, अर्थात ये सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। यदि एग्जाम में द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास तीनों ही उपस्थित हों तो इन दोनों केस में बहुब्रीहि समास दोनों पे हावी हो जाता है। जैसे त्रिभुवन, पहला पद संख्यावाचक है लेकिन ये प्रथम और द्वितीय पद छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही है, त्रिभुवन अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, न कि द्विगु समास।
इसी प्रकार महादेव, नीलकंठ, लंबोदर, यहाँ पे भी लंबोदर अर्थात गणेश, नीलकंठ अर्थात शिव, यहाँ पे भी अन्य पद की प्रधानता हो रही है। तो अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों होंगे तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास ही सही होगा। बहुव्रीहि समास कर्मधारय और द्विगु समास पर हावी हो जाता है। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ट्रिक, दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा शब्द प्रधान होगा। उदाहरण राजमहल अर्थात राजा का महल, यहाँ बात राजा की नहीं राजा के महल की हो रही है, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो गया है। इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। विद्यालय, विद्या का आलय। इसी प्रकार राजमहल, स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। मन चाहा, रसोई घर। ऋण मुक्त, गंगा जल। राह खर्च, देश निकाला। प्रयोगशाला, यश प्राप्त। भूख मरा, धनहीन। देव मूर्ति, उद्योगपति इत्यादि। इस समास का समास विग्रह करेंगे तो बीच में आपको एक कारक चिन्ह प्राप्त होगा, अतः इसे आगे चलकर और भी भागों में विभक्त किया गया है, जिसको हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करण तत्पुरुष, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, राजमहल, राजा का महल। अधिकरण तत्पुरुष, नरोत्तम, नरों में उत्तम। इन भेदों के अतिरिक्त तत्पुरुष समास के 3 अन्य भेद और होते हैं। तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास के प्रारंभ में अ या फिर अन शब्द आता है, जैसे अनदेखा, अनहित, अनबोला, अनसुना, अनबन। इसी प्रकार अशुद्ध, असमर्थ, अविवेक ये न तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार प्रादि तत्पुरुष समास, जिस भी शब्द का प्रथम पद प्र होता है वह प्रादि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, जैसे प्रचलित, प्रमाण, प्रखर इत्यादि। इसी प्रकार अलुक तत्पुरुष समास, इसमें जैसे मन, सिज, युधिष्ठिर ये भी अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं और युधिष्ठिर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और लोग गलतियां करते हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि इसके बाहर से किसी भी एग्जाम में आए जिसमें हिंदी और समास पूछा जाता हो। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, आप अवश्य ही 99% क्वेश्चन समास से सही करके आएंगे। धन्यवाद।